Okay, fine. Good morning, everyone. I hope you can see the screen and you can hear me as well, right? Okay. Okay, fine. So, what was the homework in the last class? होमवर्क कुछ था क्या? Was there some homework? नहीं था. In text exercise 4. Done, everyone? सारा हो गया question? Everybody, in text exercise 4 हो गया? ये कुछ डाउट है? ठीक है. Let us discuss that. कौन-कौन से डाउट है बताइए. In text exercise 4 में कौन-कौन से डाउट्स हैं? Question number 4. ठीक है. Let us start with question number 4 then. इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस हीलियम ओबेज. देखो हीलियम की बात करें तो हीलियम के लिए गामा होता है कितना बताओ. गामा क्या होगा हीलियम के लिए? 5/3. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो इसके लिए लिखा है कि हीलियम ओबेज द लॉ टी पी की पावर माइनस 0.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसको आसान भाषा में कर ले क्या, इसको पी वी लिख सकते हैं. टी को पी वी बाई एन आर इंटू पी की पावर माइनस 0.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, नया कांस्टेंट कुछ बन जाएगा. तो p की पावर 0.6 v इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो अब बेसिकली देखो क्या हो रहा है, 0.6 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा p 1/0.6 की पावर कांस्टेंट, यानी आएगा p v, ये क्या आएगा 10/6 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी pv की पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब बेसिकली वही है ना, pv की पावर गामा कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस है. इज दैट क्लियर? तो ये लिखना है, आई कैन स्क्रॉल डाउन. ठीक है, तो लिख लो इसको. डन. ठीक है. तो बेसिकली इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सबको आगे समझ में, राइट? तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच कैसे निकालेंगे बताओ. डेल्टा एच होता है एनसीपी dt. ठीक है एवरीबॉडी, या फिर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. तो जब हीट एक्सचेंज जीरो है तो डेल्टा एच क्या होगा बताओ एवरीबॉडी. जब हीट एक्सचेंज जीरो है तो डेल्टा एच क्या होगा? जीरो ही होगा ना, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है. क्लियर है? डाउट है? तो ये जीरो होना चाहिए. आगे बढ़ जाए.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 mole of substance is cooled at the rate of 0.4 kilojoule per minute, ठीक है। As curve AB represents curve AB, points B and C and curve CD represents respectively the cooling of liquid, start of freezing, completion of freezing and cooling of solid based on the data. The latent heat of fusion, अच्छा latent heat नाम सुना है? latent heat नाम सुना है? ओके okay. तो इसमें लिखा है कि लेटेंट हीट का मतलब होता है क्या कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जैसे मान लो कोई लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, हीट लॉस या गेन होता रहेगा। जैसे मान लो पानी को गर्म करोगे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बट हीट वो लेते रहता है। तो उसमें एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होते हैं, राइट। हीट जो है वो उस पॉइंट पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज करता है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। बट वो हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो लोगों को लगता है कि ये हीट गया कहाँ, छुप गया कहीं। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, सो इट इज कॉल्ड गुप्त ऊष्मा, काइंड ऑफ लेटेंट हीट, because actually the heat goes in changing the degrees of freedom, right? Fine. तो आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि लेटेंट हीट कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, बताओ एवरीबॉडी, कौन से वाले पार्ट की बात हो रही है यहाँ लेटेंट हीट की? ये वाले पार्ट की, राइट। इफ हम देखो ए बी सी डी, आई थिंक वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस पार्ट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। एवरीबॉडी, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? एवरीबॉडी कुछ तो बोलो यार, नहीं समझ में आ रही है? बी टू सी इज द पॉइंट जहां पे हीट मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो लेटेंट हीट वाला पार्ट बी टू सी में ही आएगा। ये समझ में आ रहा है नहीं? लेटेंट हीट वाला पार्ट जो है ये बी से सी में आ रहा है। तो हीट देखो कितना ट्रांसफर हो रहा है, 0.4 जूल किलो जूल पर मिनट। तो 0.4 किलो जूल, और ये कितना मिनट के लिए हो रहा है बताओ? बी टू सी में कितना मिनट के लिए हो रहा है? 30 मिनट्स के लिए, है ना। देख लो 40 माइनस 10, 30, और किलो जूल है ना। तो किलो जूल तो 10 की पावर 3 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये कितना आ जाएगा? ये 12 किलो जूल आएगा, ठीक है। तो काम खत्म यहीं पे, और क्या। नेक्स्ट, नहीं समझा? क्या दिक्कत है भाई? अरे 0.4 किलो जूल पर मिनट है, 30 मिनट के लिए किया तो कितना हुआ, 0.4 इंटू 30। तो यही हीट जो है वो लेटेंट हीट में जा रहा है। अरे इसको फ्यूज करने के लिए, लिक्विड जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, या जो भी है रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट लगता है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं ना। अपन इसकी बात तो कर चुके हैं ना कि लेटेंट हीट क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक्चुअली में फेज ट्रांसफॉर्मेशन करता है, राइट। फेज ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और उस प्रोसेस में जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टेम्परेचर चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहे होते हैं उस पॉइंट पे, राइट। टेम्परेचर चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहे होते हैं उस पॉइंट पे। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे तुम देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहीं पे हम बोल सकते हैं ना कि लेटेंट हीट है। इज दैट क्लियर? आयुष, ये बात क्लियर हो गई? अब बात ये है, क्वेश्चन में लिखा है 0.4 किलो जूल पर मिनट हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो 0.4 किलो जूल पर मिनट हीट ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे 30 मिनट के लिए हीट ट्रांसफर हुआ, तो कितना ट्रांसफर हुआ टोटल? 0.4 इंटू 30, ठीक है।
नेक्स्ट, ये लिखना है किसी को? डू यू वांट टू राइट दिस? ओके, नेक्स्ट बताइए। सारे हो गए या और डाउट है? नाइन्थ, ओके, नाइन्थ है, एक kettle containing 1 kg of water is heated upon to the, just a minute, heated open to atmosphere until evaporation is complete. The work done during the process, ठीक है, 1 किलो पानी को हीट किया गया एटमॉस्फेयर में तब तक जब तक एक्सपैंड हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तुम्हारे पास 1 kg वाटर है ओपन एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? पी एक्सटर्नल 1 atm होगा ना? इज दैट क्लियर? या कुछ तो बोलो। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है हमें। देखो, अब एक तो तरीका है, वर्क डन को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एन जी आर टी, तो भी चलेगा क्या एवरीबॉडी? ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इसकी जरूरत भी ना पड़े हमें, हम ये वाला भी तो कर ही सकते हैं। हमने पढ़ा था ना पिछले ही क्लास में ये माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो अब देखो, 1 kg है यानी कितने मोल हो गए? 1000/18, तो डेल्टा एन जी तो 1000/18 हुआ ना अपना इस रिएक्शन के लिए। ये क्लियर है एवरीबॉडी? ये क्लियर है या नहीं? तो -1000/18, आर हो गया 25/3, और टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। अच्छा नहीं, एवोपोरेशन हो रहा है राइट, तो एवोपोरेशन हो रहा है, पूरा पानी खत्म हो, तो 373 मानना पड़ेगा। ये समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट पे ले लिया हमने, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है आंसर। एवरीबॉडी सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या आता है। किलो जूल में बोल रहा है क्या जूल में बोल रहा है? देखो देखो कितना कितना आ रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्चुअली पर मोल या पर ग्राम ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको हीट निकालना है जो भी हो रहा है, जो भी प्रोसेस में हीट एक्सचेंज है ना, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। डन एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डाउट है? क्वेश्चन 10 ये वो क्लियर है? तो आगे बढ़े हम लोग। ओके, देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स राइट। तो तुम्हें लगता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्राइमरी कंसेप्ट हमने क्या सीखा है? व्हाट इज द थिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? मतलब जो अब तक टॉपिक था ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स राइट। जो भी हमने अभी पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, 10th भी डाउट है, तो अभी लेट कहाँ बोलते हो सिद्धेश, बोला करो ना टाइम पे। 10th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 70 calories of heat is required to raise the temperature of 2 mole of gas at constant temperature. देखो 70 कैलोरीज रिक्वायर्ड है 2 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए फ्रॉम 30 टू 25। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द सेम गैस थ्रू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा देखो सीपीसीवी दिया है तुम्हें, देखो 70 कैलोरीज चाहिए वो, तो 1 मोल, एक सेकेंड, देखो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है राइट, ये होता है फॉर 1 मोल। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? 1 मोल के लिए होता है ना, तो 2 मोल के लिए क्या होगा बताओ? 2 मोल के लिए तो हम लिखेंगे सीपी माइनस सीवी, ये नॉन मोलर रहेगा तो 2R हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो एवरीबॉडी। नहीं बोलोगे?
तो ठीक है, तो ये अपना 2R रिलेशन बन गया। तो अब तुम्हें लिखा है 70 कैलोरीज है, तो ये होता है NCP/dt, राइट, NCP/dt। तो ये आ जाएगा 2 N2 है, CP हमको निकालना है, डेल्टा T अपने को कितना दे रखा है 30 से 35 यानी 5, है ना। तो कितना आया ये CP पर मोल आ गया आपका 7, दिस इज पर मोल, ठीक है। तो CV पर मोल क्या आएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, पर मोल की बात करें तो, है ना। तो अब देख लो क्या है, CV तुम्हारा आएगा 5, 5 कैसे आएगा बताओ। अच्छा कैलोरी में बता रहे हो क्या, कैलोरी में ले रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। CV आएगा CP माइनस R, हाँ कैलोरी में है तो कैलोरी में ही, हाँ तो 2 ही लोगे तो उस केस में 5 कैलोरी आएगा, ठीक है। सिद्धेश ये लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो अब हीट निकालना है तुम्हें, हीट तो आ जाएगा NCV/dt। अब N तुम्हारा 2 है, CV तुम्हारा 5 है, और dt तुम्हारा अगेन कितना है 5, तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सिद्धेश। ओके फाइन। तो देखो बेसिकली अभी तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमने बेसिकली किया क्या था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म किया था। देखो समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई खास कंसेप्ट था क्या, कंसेप्ट हमने किया क्या फर्स्ट लॉ में बताओ। कोई नई चीज नहीं पढ़ी थी, मतलब कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, सिर्फ टर्म्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए थे, खैर एक के बाद एक टर्म्स आते गए आते गए आते गए और उसके ऊपर एप्लीकेशंस करते गए, यही है ना। और एक्चुअली टर्म्स ही काफी सारे हो गए, तुम लोग लिस्ट बना रहे हो ना टर्म्स की, मतलब फॉर्मूले की, वो क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट। तो फर्स्ट लॉ में टर्म्स आते गए आते गए आते गए और हम उनको बस एप्लीकेशंस पे लगाते गए कि ये हो सकता है, ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, दिस दैट बहुत सारी चीजें होंगी। बट फर्स्ट लॉ में प्राइमरी चीज तो यही बताता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कुछ था क्या कंसेप्ट, यदि एक सिंगल कंसेप्ट की बात करूं तो क्या था फर्स्ट लॉ में, इट वाज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, ठीक है। तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो सारे क्वेश्चन के जवाब देता है जो हमने इनिशियली वादे किए थे कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हम यही सीख पाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमने बात किए थे, हमने बात की थी कि हम बता पाएंगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद कि एक रिएक्शन जो है वो कब स्पॉन्टेनियस होता है, किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है, हीट ट्रांसफर हॉट से कोल्ड में क्यों होता है, कोल्ड से हॉट में क्यों नहीं होता। वो सारी बातें अब तक तो हम नहीं सीख पाए ना, राइट। तो अब तक वो सारी बातें हम लोग कर नहीं पाए। तो फर्स्ट लॉ इज नॉट द अल्टीमेट लॉ, फर्स्ट लॉ सारी चीजें नहीं बताता है, राइट। इनफैक्ट केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं बता पा रहा है फर्स्ट लॉ। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, फर्स्ट लॉ सारी चीजें नहीं बता पा रहा है, इसलिए हमें आगे पढ़ना पड़ रहा है सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिमिटेशंस क्या है, पहला, इट इज इट जस्ट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये समझ में आ रहा है, ये एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। इट डज नॉट प्रिडिक्ट, इट डज नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन जो मैंने लिख दी कि ये जो है वो ये नहीं बताता है कि डायरेक्शन क्या है इंटरकन्वर्जन का, ये समझ में आ रहा है सबको, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। It does not predict the direction of interconversion of energy. What do we actually mean when we say this?
कोई चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या मतलब है इसका। एनर्जी चेंज डिफाइन करते हैं, देखो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी से कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होगा। रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सारे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं क्या, मतलब देखो एनर्जी इंटर कन्वर्जन होता है राइट, और इस प्रोसेस में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बट किस फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी अपने आप ये नहीं बताता। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है एवरीडी, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है और वो बॉल कलर्ड है, कलर्ड मतलब इसके ऊपर तुमने पूरा कलर्स लगा रखे हैं, कलर्स मतलब कलर समझ में आ रहा है, पेंट, बॉल को पेंट किया हुआ है तुमने और अपने हाथ में रखा हुआ है। तुम बॉल को जब जमीन पे टॉस करोगे तो क्या होगा, लेट्स से दिस इज योर ग्राउंड, बॉल को जब जमीन पे टॉस करोगे तो क्या होगा, बॉल पे जो कलर था वो जमीन पे स्प्रेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर, रहा है ना, कुछ तो बोलो। तो ये जो जमीन पे कलर स्प्रेड हुआ वो क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी स्प्रेड बाय बॉल टू द ऑन द ग्राउंड, ऐसा बोल सकते हैं क्या। जो जमीन पे पैटर्न बनेगा, जैसे बॉल को हमने जमीन पे पटका तो एनर्जी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस तरह का एक पैटर्न ग्राउंड पे बन जाएगा। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ रहा है सबको। जैसे ही बॉल जमीन पे तुमने टॉस किया तो जितने रीजन्स पे बॉल की कलर फैल रही है उतने ही रीजन्स पे एनर्जी भी फैली होगी। इज दैट क्लियर, श्रेयस बोल रहा है कि ये कैसे बोला, मान लो सिद्धेश भी पूछ रहा है हाउ, किसी को झापड़ पड़ा है कभी, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट इट। अरे झापड़ नहीं समझते हो यार, थप्पड़ नहीं पड़ा आज तक, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब क्या होता है चलो अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है तुम लोगों की। तो उसमें क्या होता है, जहां जहां तक एनर्जी के वाइब्रेशंस तुम्हें जाता है वहां वहां तक चोट लगता है ना, सो यू कैन सेंस दैट ऑब्वियसली। तो अब बॉल जो है इंक जहां जहां पे स्प्रेड कर रहा है वहां वहां एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा, ये कौन सी बड़ी बात है। कोई मुक्का मारता है जहां जहां तक झंझनाहट महसूस हो गई वहां वहां एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। इज दैट क्लियर नॉट। झापड़ वाला एग्जांपल वैसे अच्छा है, यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट इट। ओके, तो अब देखो क्या है, बॉल एक बार जमीन पे टॉस हुआ और इंक जो है वो कलर जो है कलर बॉल का वो जमीन पे स्प्रेड हो गई, ठीक है। आई होप यू आर नाउ कन्विंस्ड कि जहां जहां पे वो पैटर्न इंक का स्प्रेड होता है वहां वहां एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो बेसिकली हमने बॉल को कलर क्यों किया है, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, एनी आइडिया व्हाई हैव वी कलर्ड द बॉल, हम तो ऐसे भी खेल सकते थे, हमने कलर क्यों कर दिया इसको, व्हाई डिड वी, मतलब मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें कलर क्यों रखा बॉल के ऊपर, कुछ समझ में आ रहा है, व्हाई डिड वी डू दैट, पैटर्न देखने के लिए, करेक्ट। वी वांटेड टू सी हाउ द एनर्जी इज गेटिंग स्प्रेड ऑन द ग्राउंड राइट, वी वांटेड टू सी द पैटर्न, इसलिए हमने बॉल पे कलर किया। गुड, तो अब देखो क्या है, बॉल एक बार जमीन पे टॉस होगा, एनर्जी दिखेगा तुम्हें कि कहाँ जा रहा है राइट, फिर से बॉल ऊपर आएगा, फिर से टॉस होकर जमीन पे गिरेगा एंड इट विल फॉर्म अ न्यू पैटर्न राइट। बॉल जितनी बार भी टॉस होगा वो पैटर्न बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा और फाइनली बॉल जो है वो स्क्रिबल होता रहेगा और फिर सेटल हो जाएगा ग्राउंड पे राइट। तो अब फाइनली जो जमीन पे पैटर्न बना, फाइनल पैटर्न, आई एम अज्यूमिंग कि बॉल पे कलर इनफाइनाइट है, वो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली जो जमीन पे पैटर्न बना, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, एवरीडी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी राइट। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉल की एनर्जी जो इनिशियली मतलब जैसे बॉल तुमने ऊपर पकड़ा हुआ था राइट, तो बॉल जब तुमने ऊपर पकड़ा हुआ था तो बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो जमीन पे टॉस हो गया तो जो पैटर्न जमीन पे बना है
वो ये बता रहा है कि बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जमीन में कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई है, राइट। देखो इसमें झापड़ का भी एग्जांपल अच्छा है, किसी को झापड़ मारो तो गाल लाल हो जाता है, तो जिस पैटर्न पे लाल होता है गाल, वो क्या बताता है? कभी देखा है छाप पड़ गया एकदम हाथ का, ऐसा कहीं देखा है? तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? पैटर्न ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, राइट। सिमिलरली तो बॉल भी जब जमीन पे टॉस किया है तो इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो अब देखो क्या हुआ, बॉल की एनर्जी जो थी फाइनली धीरे धीरे जमीन पे ट्रांसफर हो गई, कुछ फ्रिक्शन में चली गई एयर के साथ और कुछ टेम्परेचर के फॉर्म में चली गई। तो अब देखो, तो बॉल की एनर्जी सारे पार्टिकल्स में चली गई, यानी एनर्जी जो है वन सोर्स जो कि बॉल में थी, अब कहाँ चली गई? मल्टीपल सोर्सेज में। ये क्लियर हुई एवरीबॉडी? ये क्लियर हुआ? और ये जो प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफर का वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब समझते हो एवरीबॉडी? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस इज समथिंग व्हिच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। जो अपने आप हो जाए वो स्पॉन्टेनियस है, और जो अपने आप ना हो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, ठीक है। बट क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सारी एनर्जी बॉल में वापस जाए और बॉल मेरे हाथ में वापस आ जाए? हो सकता है ऐसा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यदि ऐसा हो गया तो तुम डर जाओगे, कहोगे भूत है। तो अब सवाल ये है कि बॉल की एनर्जी जो है वो मल्टीपल सोर्सेज में जा रही है, राइट, बट वापस सारी एनर्जी बॉल में नहीं आ रही। इसका मतलब कुछ तो है जो फर्स्ट लॉ नहीं बता पा रहा है। ये समझ में आ रहा है? डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है ना, ठीक है। अब कुछ आइडिया लग रहा है कि किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होगी? ये तो हम नहीं बता पा रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक थोड़ा सा ये एनर्जी इंटरकन्वर्जन को लेकर के ये अच्छा ही एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने बताया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से डायरेक्शन ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, राइट? ओके, राइट इट डाउन देन। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, बट ये जैसे जैसे तुम्हें पता है भावेश की एनर्जी बॉल टू ग्राउंड जा रही है, बट ग्राउंड टू बॉल क्यों नहीं जा रही? इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना। It does not give reason for energy transfer. Write it down. देखो ये रीजन नहीं देता कि क्यों एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड क्या है? इट डज नॉट प्रिडिक्ट, बहुत सारी चीजें जो नहीं बताता ये। स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, spontaneity, just a minute, does not predict the spontaneity of a reaction. देखो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तुम दूसरे एग्जांपल की बात कर रहे हो तो देखो ऐसा होता है कि कैंडल तुम जलाओगे तो कैंडल का लाइट जो है पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है। यानी कैंडल जो है इट विल बी एबल टू रेडिएट इट्स एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू मल्टीपल सोर्सेज, राइट। बट क्या वैसा होगा कि बहुत सारी लाइट एनर्जी वापस कैंडल में चले जाए? ये तो नहीं होगा ना। तो हर जगह तुम्हें मिल रहा है, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं।
एनर्जी इंटरकन्वर्जन एक सर्टेन टाइप की होती है और उसके ऑपोजिट नहीं होती है. इट कुड बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स, राइट. तो कुछ टाइप की एनर्जी इंटरकन्वर्जन होती हैं और कुछ टाइप की बाकी नहीं होती. तो अब ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीजें नहीं बता रहे. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. देखो सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले सेकेंड लॉ पे ही जा रहे हैं हम. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ भी हैं. सी सबसे पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, डिफाइन कर लेते हैं. अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस, लिखना है कल्पेश. डन. कल्पेश डन और नो. ओके फाइन. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस विच रिप्रेजेंट्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंट. एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस. इज दैट क्लियर. एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस. जैसे बच्चा अपने आप खेलने चला जाएगा तो इसको स्पॉन्टेनियस है, राइट. ऐसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ. एक बच्चा अपने आप खेलने चला जाता है, सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बट यदि इसको बोल दिया कि तू पढ़ाई कर, तो एक तो घर पे कोई बंदा लगेगा जो उसको पीटेगा, चमाट मारेगा और फिर पढ़ाने के लिए बैठाएगा. ठीक है, सो दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज दैट विल रिक्वायर एन एक्सटर्नल एजेंट. ठीक है, जो उसको पीट के किसी तरह से पढ़ाने के लिए बिठाए. So I hope you've understood what is a spontaneous process and what do we mean when we say external agent. ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि हीट जो है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ अपने आप जाती है, बट कोल्ड से हॉट में भेजना है, सो वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंट. लाइक रेफ्रिजरेटर क्या करता है बताओ. रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उल्टा करता है ना. तो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा. तो जो चीज अपने आप हो जाए बिना एक्सटर्नल एजेंट के, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलेंगे. हाँ, a process which does not take place, a process which does not take place on its own, right. A process which does not take place on its own and requires an external agent. And requires an external agent for the completion. कोई दिक्कत है. ठीक है, तो राइट इट डाउन. Written everyone. For the completion.
ओके फाइन। नॉन स्पॉन्टेनियस समझो ना, नहीं समझ में आया क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप ना हो, अपने आप जो चीज नहीं होती है और इसको कराने के लिए स्पॉन्टेनियस, जैसे एक बच्चा जो मान लो पढ़ना नहीं चाहता है, इट डजंट वांट टू स्टडी एट ऑल, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने की, तो अब क्या है, उसके पेरेंट्स को डांट के, पीट के, चमाट मार के, गाल पे पैटर्न बना करके किसी तरह से पढ़ा रहे हैं उसको जबरदस्ती, राइट? तो ये जो प्रोसेस है, बच्चा जैसे ही पेरेंट हट जाएंगे पढ़ना छोड़ देगा, अपने आप नहीं हो रहा है, एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो कि फ्रीक्वेंटली उसको चमाट मारता रहे, राइट? सो दैट इज अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एजेंट, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। So I hope you have understood what is a non-spontaneous process, right? Okay. तो अभी बात कर लेते हैं क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, इसमें कोई क्राइटेरिया है क्या? एवरीबॉडी, what do you think, how can we predict if or whether a reaction will be spontaneous or not? कोई केमिकल रिएक्शन में सपोज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन अपने आप होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी? हाउ डू यू थिंक वी विल कंक्लूड? मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ओके गुड, एनी अदर गेस? कैटलिस्ट से स्पॉन्टेनिटी डिसाइड थोड़ी होती है, कैटलिस्ट रेट डिसाइड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब समझ रहे हो, समय कितना लगेगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अप मतलब रिएक्शन जो है मोर एनर्जी टू लेस एनर्जी, यस, ठीक है। देखो ये एक तो तरीका है, मतलब सबसे पहला तरीका ये बताते हैं, रिडक्शन इन एंथैल्पी। रिडक्शन इन एंथैल्पी, रिडक्शन इन एंथैल्पी का मतलब, देखो एंथैल्पी का मतलब तो एनर्जी कंटेंट ही होता है ना। तो अब जैसे मान लो ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, इस प्रोसेस में एक कम स्टेबल है और बी ज्यादा स्टेबल है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ये समझ में आया? ठीक है, जैसे कोई भी चीज जो है, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ब्लॉक को एक हाइट एच पे तुमने रखा हुआ है, अब इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे गिर जाएगा, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो ब्लॉक नीचे क्यों गिरता है? बिकॉज यहाँ पे इसकी एनर्जी कम होती है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि सारी चीजें अपनी एनर्जी कम करना चाहती हैं और वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहती हैं, और इसीलिए वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में भी यदि हम यही चीज इंप्लीमेंट कर दें और बोले कि भाई सब लोग चाहते हैं कि उनकी एनर्जी कम से कम रहे, इसी वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं, तो ऑब्वियसली इसी वजह से रिएक्शन करेंगे ताकि एंथैल्पी मिनिमम हो सके, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्या अप्रोक्सीमेटली सही है? ठीक लग रहा है तुम्हें? अच्छा, तो लिख लो पहले इसको तो। डन एवरीवन? ओके, so see, criteria for spontaneity of chemical reaction में we talked about reduction in enthalpy, right? हमने बात करी है रिडक्शन इन एंथैल्पी की, तो क्या ये सबने लिख लिया है ना? एवरीबॉडी रिटन? फाइन। तो क्या तुम्हें लगता है कि रिडक्शन इन एंथैल्पी इज अ सफिशिएंट क्राइटेरिया? तो उस हिसाब से, हाउएवर,
ऐसा नहीं है। हाउएवर एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर आल्सो स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं, तुम्हें नहीं लगता होते हैं? यदि ऐसा होता तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होने ही नहीं चाहिए थे, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं ना। जैसे ओपन कंटेनर में H2O लिक्विड छोड़ दो, वो अपने आप गैस बन जाता है। कोई थोड़ी इसको ऐसा थोड़ी है कि गैस लिक्विड अपने आप बनेगा। ओपन कंटेनर में गैस छोड़ो, लिक्विड छोड़ो सॉरी, आप अपने आप गैस बनेगा। इनफैक्ट आइस भी वेपराइज अपने आप हो जाता है। ये सारे प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हैं, बट फिर भी अपने आप होते हैं। गैस से लिक्विड ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा इनफैक्ट नॉर्मल कंडीशंस पे, और ये जो है आइस टू वेपर ये स्पॉन्टेनियस होगा। उस हिसाब से तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्यों होते हैं, इसका कोई रीजन तो है नहीं ना। और देखो, however endothermic reactions are also spontaneous, पहली चीज तो ये, and all exothermic reactions are not spontaneous. All exothermic reactions are not spontaneous. अरे तो हीट मिल रही है, I understand that श्रेयस, all exothermic reactions are, तो हीट मिल रही है तो मतलब बेसिकली हीट मिल रही है इसलिए वो जा रहा है, I understand that, बट एंडोथर्मिक रिएक्शंस होने ही नहीं चाहिए थे ना फिर। जैसे हमने बोला एनर्जी तो उसकी बढ़ रही है ना। एटमॉस्फेयर से उनको हीट मिल रही है तो स्पॉन्टेनियस कहाँ हुआ? अरे हीट मिल रही है तो हो रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो हायर एनर्जी पे जाने की टेंडेंसी है ना वो उसकी। पर अगर हम उन्हें थप्पड़ मारे तब तो करेंगे ना, क्या करेंगे भावेश? थप्पड़ वाला एग्जांपल ज्यादा पसंद आया। What do you want to say? I'm unable to figure out. एंडोथर्मिक रिएक्शंस बेसिकली देखो ऐसा नहीं है जैसे सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अपने आप नहीं होते। जैसे मान लो बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन जलाओगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राइट? आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, खुद से नहीं जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। सी आई विल टेल यू, डोंट वरी। सपोज कार्बन जलाया तो क्या बनेगा बताओ? एवरीबॉडी, कार्बन, व्हेन यू बर्न कार्बन व्हाट डू यू थिंक विल बी द प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है, राइट? तो क्या ऐसा होता है कि सारा ऑर्गेनिक मैटर अर्थ पे जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए? वी आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, ऐसा तो नहीं हो रहा। कार्बन का जलना एक एंडोथर्म सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट निकलता है, बट ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप सेकंड वाली पॉइंट तो आपको समझ में आई होगी कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस नहीं होते, राइट? तो ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ एनर्जी कम होना कोई कंडीशन नहीं होता स्टेबिलिटी के लिए। इज दैट क्लियर? वो फिजिक्स में बताते हैं, ठीक है, कि एनर्जी कम होना is the major reason behind जो भी चीजें हो रही हैं. It is one of the reasons, but it is not a sufficient reason or the only reason, right? अब दूसरी बात कर लेते हैं तुम्हारी जो तुम पूछ रहे हो। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि किसी गिवन कंडीशंस में कोई चीज अपने आप होना। समझने की कोशिश करो, जैसे एक बच्चा है जो अभी 4-5 समोसे और बहुत सारी चीजें ठूस करके आया है, इज वेरी मतलब काफी खाना खा चुका है, तो अब उसको खिलाओगे कुछ भी अच्छी चीज तो क्या वो खाएगा? पेट उसका काफी भर चुका है, इट डजंट हैव इनफ स्पेस। तो उस कंडीशन में तुम उसको कुछ खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा, तो यानी उसके खाना खाने की प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट? उस पॉइंट पे, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? बट मान लो नेक्स्ट डे वो भूखा है, मतलब दूसरे दिन हो गया, तो अब उसको खिलाओगे तो वो खाएगा, राइट? तो केमिकल रिएक्शंस भी तो वैसे ही टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती हैं, प्रोसेसेस भी तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बट एक गिवन कंडीशन में कोई चीज स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है ये तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे, तुम्हें पता है वाटर का एवापोरेशन जो है -100 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है। यदि -100 डिग्री सेल्सियस पे भी आइस है ना तो भी वो एवापोरेट करता है। वो कम एवापोरेट करेगा बट एवापोरेट करता है।
तो अब जरा बताओ, तुम बोल रहे हो एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है, कितना भी ठंडा कर लो उसको, कंडीशंस कैसे भी रखो, एवापोरेशन तो होगा ही आइस का। तो अब क्यों हो रहा है ये, जबकि तुम्हें पता है 0 डिग्री के नीचे, 0 डिग्री के नीचे तो फ्रीजिंग होता है, तो 0 डिग्री के नीचे तुम जा रहे हो, फिर भी वेपर बनने की टेंडेंसी क्यों है इसके अंदर? समझ में आ रहा है टेंडेंसी ना वेपर बनने की। तो मैं वही समझा रहा हूँ तुम्हें, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं, बट वो चूज अब चूंकि अपने आप होता है, राइट, इसको कोई करवा नहीं रहा है, टेम्परेचर तुम कम भी कर रहे हो तो भी अपने आप हो रहा है, तो इट इज स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, इज दैट क्लियर? कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी अपने आप नहीं होते, और ऐसा नहीं है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते ही नहीं है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि हेंस reduction in enthalpy is not a sufficient criteria, is not a sufficient criteria to determine spontaneity. Spontaneity or feasibility of a chemical reaction. Written? मैंने लिखा है कि all exothermic reactions are not spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉट कर लो, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, राइट? ठीक है रेडी, ये नॉट कर लीजिए इसको, सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होते, यहां पर एक चीज ध्यान देना है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो गया, नॉट स्पॉन्टेनियस कर लीजिए, ठीक है? ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस था, या नॉन हटा दीजिए, सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, ठीक है? यहाँ नॉट कर लो, नॉन नहीं होगा। All exothermic reactions are not spontaneous. ठीक है, ये नॉन हटा के नॉट कर लिया एवरीबॉडी? ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना एवरीबॉडी? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें कुछ आइडिया लग रहा है कि हम लोग किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की बातें आज हो रही हैं? कुछ आइडिया लग रहा है? जरा समझने की कोशिश करो किस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं। पहले तो हमने बात कर लिया कि फर्स्ट लॉ में भाई दिक्कतें हैं, और बोला कि ये सारी चीजें नहीं बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है, रीजन नहीं बता रहा है, राइट? फिर हमने सीखा क्या स्पॉन्टेनियस है, क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब हमने बोल दिया कि भाई एनर्जी कम होना कोई सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम बोल देंगे कि भाई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? हम कहीं और जा रहे हैं, राइट? वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द रीजन behind heat transfer, behind energy transfer. We are trying to figure out the reason for spontaneity of chemical reaction. Is that clear? So we are actually moving towards second law of thermodynamics. ठीक है, हम लोग जा रहे हैं किधर? तो इसका रीजन हमें कहाँ मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है ये सारी जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, इनका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? ठीक है, टुवर्ड्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अभी हम सेकेंड लॉ की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज सेकेंड लॉ। अब ये थोड़ा सा जटिल है, मतलब जटिल समझते हो, कॉम्प्लिकेटेड।
दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी करके एक चीज है जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके ठीक है, तो अब इसके लिए कहानियां बहुत सारे सुनने वाले हैं। सी, नेचर के लॉ को समझने के लिए तुम्हें नहीं लगता ऑब्जर्वेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट? नेचर क्या चाह रही है, व्हाट इज इट्स। और देखो ज्यादा तो अच्छा ये बताओ, कोई भी किसी भी चीज की, ऐसा मैं बोलूं, ज्यादातर प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की जन्म के वक्त ही डिसाइड हो जाती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ज्यादातर प्रॉपर्टीज बाय बर्थ डिसाइड हो जाती है। जैसे मान लो एक कुत्ते का बच्चा है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है कुत्तों जैसी ही होगी, ठीक है? इज दैट क्लियर? अब वो जैसे इंसान का बच्चा है तो ज्यादातर इंसानों वाली ही प्रॉपर्टीज हो सकती है। हो सकता है कि मान लो पढ़ने में ज्यादा अच्छा हो तो उसको अच्छा बोल देंगे, पढ़ने में थोड़ा कमजोर है तो उसको गधा बोलते हैं। गधा क्यों बोलते हैं इंसान के बच्चे को? कुछ आइडिया है? नहीं बताओगे? ऐसे ही नहीं बोलते, कुछ प्रॉपर्टीज गधों से मिलती होगी शायद इसलिए बोलते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज की डिपेंडेंट है, राइट? गधे की प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है, हाँ। तो बेसिकली दो तीन चीजें हैं कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज बाय बर्थ डिसाइड हो जाती है। एक्चुअली में वो बच्चा गधा नहीं है, मतलब कुछ मायने में गधे से प्रॉपर्टीज मिलती होगी, बट फिर भी इतनी नहीं मिलती कि हम उसको गधा बोल दें, ठीक है? हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हाँ भावेश इंपॉर्टेंट हैं, बट वी विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट बिकॉज हमने भी नहीं करी है टेस्ट। ओके, तो अभी ये ज्यादातर प्रॉपर्टीज बचपन बोल रहा हूँ यार, बर्थ के टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब ये सारी बातें हम कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? व्हाई आर वी टॉकिंग लाइक दिस? ऐसा तो नहीं है मजे लेने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, या कुछ और भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बताओ। देखो अब नेचर में क्या हो रहा है ना, कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन नेचर एंड हाउ आर दीज लॉज फॉर्म्ड, ये भी कैसे पता चलेगा? तुम्हें क्या लगता है नेचर के अंदर क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? एवरीडी, ये सारी बातें हमने अभी कर ली, इसका रीजन कुछ होगा? देखो ये पता तब चलेगा जब हमें पता चलेगा कि नेचर अपना बना कैसे है, ठीक है? हाउ इज यूनिवर्स फॉर्म्ड, अपना यूनिवर्स बना कैसे, ज्यादा प्रॉपर्टीज उससे ही डिसाइड होंगी। ये बात समझ में आ रहा है? जिस तरह से नेचर बना है, जिस तरह से नेचर या यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ है, उसके हिसाब से ही प्रॉपर्टीज जनरेट होंगी, राइट? और वो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, ठीक है? इंसान के घर मतलब बच्चा यदि इंसान है, इफ इट इज बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो गधा नहीं बन सकता बड़ा होकर के। ये तो अपन जानते हैं ना, लोग मजे में बोल देते हैं। और ज्यादा प्रॉपर्टी उस वक्त ही डिसाइड होंगी। ओके कूल, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब देख, तो यहाँ पर करते हैं, कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जल ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यहाँ पे हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी का इंट्रोडक्शन करते हैं, तो इसके पीछे भी कहानी है ना? चलो सुनते हैं उसकी कहानी क्या है। देखो ये कहानी ऐसी है कि, ये लिख लिया पहले, पहले इसको लिख लो। हैव यू रिटन दिस टॉपिक? ओके फाइन, राइट इट डाउन देन। ओके सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक कहानी सुनते हैं पहले, है ना? कि नेचर बना कैसे। एक कहानी कैसी है बताते हैं। जैसे मान लो एक फैमिली है, उसमें उसमें जो फादर है वो साइंटिस्ट है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंट स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज स्टार वन। डिस्टेंस स्टार को एक टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? और 10 साल 15 साल तक उस स्टार को ऑब्जर्व करते रहे, ठीक है? 10 साल 15 साल 20 साल तक ऑब्जर्व करते रहे, 30 साल तक ऑब्जर्व करते रहे। फिर उसकी नेक्स्ट पीढ़ी में जो बच्चे हुए वो भी वही स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सिर्फ इस स्टार को नहीं, दूसरे स्टार को भी ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, तीसरे स्टार को भी ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, चौथे स्टार को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। चारों तरफ बहुत सारे स्टार्स को एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है?
और उनको ऐसा देखा गया कि जब सदियों बाद 6 साल 7 साल 8 साल के बाद 10 साल के बाद 100 साल के बाद ये स्टार्स को ऑब्जर्व किया गया, तो ऐसा देखा गया कि इनके कलर, इनकी जो रेड कलर की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही थी और ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो रही थी। ये समझ में आ रहा है तुम्हें एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये मतलब समझ में आ रहा है? रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, जो लाइट इससे आ रहा है उसमें रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है और ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो रही है। रीजन समझ में आ रहा है? एक होता है स्कैटरिंग क्राइटेरिया, स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। तो अब देखो जो बड़े बड़े वेवलेंथ होते हैं ना, वो स्कैटर नहीं हो पाते, तो वो ज्यादा दूर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। देखो, जो बड़े वेवलेंथ है ना उसकी उनकी स्कैटरिंग कम होती है और जो छोटे वेवलेंथ है उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। तो अब बड़े वेवलेंथ की, जैसे रेड की इंटेंसिटी बढ़ रही है और ब्लू की इंटेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। ये समझ में आया या नहीं आया? ये चमका। अरे वो जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाएगा ना, इसका मतलब ब्लू वाले की ज्यादा हो जाएगी स्कैटरिंग और ब्लू हम तक पहुंच नहीं पाएगा, ज्यादातर रेड ही पहुंचेगा। इसलिए डेंजर वाले सिंबल जो होते हैं ना, खोपड़ी और 2 हड्डी बनाई हुई रहती है, वो रेड में ही रहता है। देखा है क्या? खोपड़ी और 2 हड्डी नहीं देखा? रीजन क्या है समझ में आ रहा है? हाँ, दूर से देख सकते हो। अभी तो ज्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा समझते हैं बेसिक से। देखो होता ये है कि जैसे कोई चीज तुमसे दूर जा रहा है तो उससे जो इंटेंसिटी आ रही है तुम तक, राइट, उससे जो इंटेंसिटी तुम तक आ रही है वो बेसिकली रेड और ब्लू का मिक्सचर होगी। बहुत सारे वेवलेंथ एक साथ आते हैं, बट जो ब्लू वाली उसकी छोटी वेवलेंथ है तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगा। तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो हम तक पहुंच नहीं पाएगी और वो ऑब्जेक्ट हमसे और दूर जाएगा तो ब्लू और पहुंचेगा कम और रेड पहुंचेगा और ज्यादा। तो अब हमसे वो बहुत ज्यादा दूर जाता जा रहा है तो हम सिर्फ रेड वाला ही पार्ट देख पा रहे हैं। ये समझ में आया? तो रेड वाला पार्ट देख पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। तो ऐसा किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं ऑब्जर्व किया था, ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अलग अलग स्टार्स को देख रहे थे। तो रिपीट अगेन, अरे यार कुछ कहानी ऐसी होती है ना जो रिपीट नहीं हो सकती, फिर मजा खत्म हो जाता है। सुनना चाहिए, है कि नहीं? मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनो। बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट्स से अर्थ पे कुछ लोग हैं जो कि स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखा उन्होंने क्या कि कुछ सालों के बाद जो स्टार्स हैं, राइट, जो स्टार्स हैं उनके अंदर ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो रही है और रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, राइट? रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो रही है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे वो हमसे दूर जाएगा तो होगा क्या कि ब्लू वाले का स्कैटरिंग ज्यादा होगा और रेड वाले का कम होगा। तो अब ज्यादा दूर चला जाएगा तो ब्लू वाले का स्कैटरिंग इतना ज्यादा होगा कि हम तक सिर्फ रेड ही पहुंचेगा। इज दैट क्लियर? अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे भाई, ये तो नेचर है ना। जो हो रहा है हम उसको समझते हैं, हम डिफाइन नहीं करते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको यार, हम वी आर नॉट अ क्रिएटर, हम तो सोचते हैं समझते हैं कि हो क्या रहा है। इज दैट क्लियर? हमें दुनिया समझनी है, दुनिया बनाने का काम हमारा थोड़ी है, राइट? वो गाने होते हैं दुनिया हिला देंगे, वो अलग चीज है, दुनिया नहीं हिला सकते यार। खैर, फाइन। सो लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक कि हमने ये देखा कि, मतलब हमने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा कि स्टार्स जो है वो हमसे दूर जा रहे हैं, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टार हमसे दूर जा रहा था, सारे स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं, सब रेड शिफ्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ में आया एवरीबॉडी? ऑल द स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। वो हमसे नाराज हैं क्या? व्हाट इज द रीजन एवरीबॉडी? व्हाट इज द रीजन? ऐसा नहीं था कि
अब इनफैक्ट बहुत सारे स्टार्स जो है ना वो सारे हमसे दूर जा रहे थे। तो ऐसा समझा गया क्या कि कोई एक पॉइंट पे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जो कि सेंटर है, यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग, तो उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल्स मूव करेंगे ना एक दूसरे से। एवरीबॉडी, पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, तो सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? ये यदि यहाँ थे और ये यहाँ हो, तो डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा। तो तुम कहीं से भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो इससे आया कि यूनिवर्स बना कैसे है, तो बोला गया बिग बैंग थ्योरी, कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और उससे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, उससे ओरिजिन बना यूनिवर्स का और यूनिवर्स बना, राइट? ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये ऑब्जर्वेशन था, इसका ऑब्जर्वेशन ये था कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। रेड शिफ्ट वगैरह तो बहाना है, बेसिक चीज हमें ये समझना है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। और ये हमें पता चला कैसे, रेड शिफ्ट से। तो रेड शिफ्ट हमें ये बताता है ऑब्जर्वेशन में कि यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है। तो उससे बिग बैंग थ्योरी आया कि बिग एक्सप्लोजन जनरेटेड यूनिवर्स। चलो ठीक है। तो अब देखो नेचर की टेंडेंसी हम समझने, ये एस शिफ्ट, एस रेड शिफ्ट है ना, एस एस इज स्टार, स्कैटरिंग है ये। यहाँ पर एस मैंने स्कैटरिंग लिखा है, ये स्कैटरिंग है, और बाकी जो S1 S2 लिखा है वो स्टार्स लिखे हैं मैंने। क्योंकि देखो जो जो चीज लाइट नहीं दे रही है ना वो हम देख नहीं सकते। वी कैन ओनली सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। आर वी क्लियर? बैंड लिखा है, ओके बिग बैंड, ओके नो नो इट्स नॉट बिग बैंड, इट्स बिग बैंग। ठीक है, बैंग कर लो। ऐसा एक्सप्लोजन हुआ सच में? अच्छा देखो, जब एक्सप्लोजन हुआ था तो कोई देखने के लिए तो अपने पास में से था नहीं। तो ये तो एक अजम्पशन है ना, जिसके बेसिस पे हम साइंस बना रहे हैं, और वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम इसको सही बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीडी? अभी भी रेड शिफ्ट क्लियर नहीं है तुम्हें? अरे बालक, रेड शिफ्ट इतना ही होता है कि लाइट जो है ना, छोटी वेवलेंथ वाले स्कैटरिंग ज्यादा करते हैं, बड़ी वेवलेंथ वाले कम करते हैं। ये भी बताऊं छोटी वाले क्यों ज्यादा करते हैं और बड़ी वाले क्यों कम करते हैं? तो अब छोटी वाली वेवलेंथ जो है ना, वो ज्यादा स्कैटरिंग होती है तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, और जो बड़ी वाली वेवलेंथ है उसकी कम स्कैटरिंग होती है तो ज्यादा दूर चली जाएगी। तो अब हो क्या रहा है, जब चीजें तुमसे दूर जाने लगेंगी तो छोटी वाली वेवलेंथ आना कम हो जाएंगी और बड़ी वाली बढ़ती जाएंगी। तो जितना ज्यादा दूर जाएंगी उतना ही ज्यादा बड़ी वाली वेवलेंथ देख पाओगे। इसलिए समझाया था कि एक खोपड़ी और दो हड्डी वाले निशान लाल कलर के होते हैं, रेड कलर होते हैं। यही समझाया था ना। तो इसका रीजन यही है, बिकॉज यू कैन सी लॉन्गर वेवलेंथ्स थ्रू अ डिस्टेंस, राइट? आगे बढ़ जाए, अभी क्लियर है रेड शिफ्ट? नाउ डन एवरीवन? तो ये वाली थ्योरी इंटरेस्टिंग लग रही है या फिर बोरिंग लग रही है? फर्स्ट लॉ से ज्यादा बेहतर है?
यहाँ तो कहानी सुनने का मौका मिल रहा है तुम्हें। ओके, तो अब देखो, चलो ठीक है, आगे की बातें अब करते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, हमें ये समझ में आया कि यूनिवर्स पर, देखो हमने ये बातें क्यों करी, क्योंकि हमने जैसे बोला था ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज उसकी उसी वक्त डिसाइड हो जाती है, जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, बहुत सारी चीजें डिसाइड उस वक्त हो जाती है, जो कि चेंज होती ही नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज तुम चेंज कर सकते हो अपने, है ना, जैसे हो सकता है तुम बॉडी बना लो, कुछ प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है, बहुत ज्यादा चेंज तुम नहीं कर सकते हो, ज्यादातर प्रॉपर्टीज बाय बर्थ डिसाइडेड होती है। ठीक है, उसी तरह से यूनिवर्स की ज्यादातर प्रॉपर्टीज बाय बर्थ डिसाइड हो गई होंगी ना, और वो चेंज नहीं हो सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यदि कोई घोड़ा पैदा हुआ है तो वो गधा नहीं बन सकता, और यदि कोई गधा पैदा हुआ है तो शेर नहीं बन सकता, राइट। वो गधा है, गधा ही रहेगा। हो सकता है थोड़ा होशियार गधा, गधों में होशियार गधा बने, ठीक है, बट रहेगा वो गधा ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दीज आर द थिंग्स। तो यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज तो हम समझ चुके हैं कि हाउ हैज इट, मतलब हाउ डिड इट फॉर्म, राइट। ओके, स्क्रॉल अप करूं। डन। तो बेसिकली क्या है, यूनिवर्स एक बिग बैंग से बना है, राइट। तो जब एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है बताओ, एवरीडे व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, यदि बम फटा तो क्या होता है, चीथड़े उड़ जाते हैं, राइट। ठीक है, स्लैटरिंग, मतलब स्लैटरिंग कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है मैंने ऐसा कुछ, स्कैटरिंग लिखा है भैया वो। अरे स्कैटरिंग है वो, स्कैटरिंग, उसको तुम एल लग रहा है, वो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। ठीक है, डन। ओके, तो देखो अब यूनिवर्स बना है बिग बैंग से, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। यूनिवर्स कैसे बना है, यूनिवर्स बना है बिग बैंग से। तो जब बिग बैंग से यूनिवर्स बन गया, ये बात अपन समझ रहे हैं। तो अब एक्सप्लोजन से बना है, तो एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक्सप्लोजन में होता है, देखो हमारा टॉपिक क्या था, देख रहे हो, हमारा टॉपिक ये था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जल ऑफ मैटर एनर्जी। डिस्पर्जल मतलब समझ रहे हो, स्प्रेड होना एक जगह से बहुत सारे सोर्सेस में। तो अब देखो यूनिवर्स बना है किस तरह से, यूनिवर्स बना है एक एक्सप्लोजन से, बिग बैंग से। तो जब यूनिवर्स बनाई है बिग बैंग से, तो वहां पे होगा क्या, मैटर और एनर्जी, राइट, रेडी, मैटर एंड एनर्जी क्या होंगे, मैटर एंड एनर्जी विल स्प्रेड फ्रॉम वन सोर्स टू मल्टीपल सोर्सेस। ये समझ में आ रहा है, मैटर और एनर्जी जो है वो अपने आप, जैसे मैटर क्या होगा, एक सोर्स से, एक जगह से बहुत सारी जगह में बढ़ जाएगा, चीथड़े उड़ना मतलब यही हुआ ना, मैटर स्प्रेड होना। एवरीडी, एक सोर्स से मल्टीपल सोर्स में जाएगा, मैटर जाएगा वन सोर्स से, जस्ट मिनट, वन सोर्स से मल्टीपल्स में, मल्टीपल में, राइट। और एनर्जी भी क्या करेगी, एनर्जी वन सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज में जाएगी। ठीक है, वन सोर्स से मल्टीपल में, ये समझ में आ रहा है। यानी यूनिवर्स का टेंडेंसी यही है कि एनर्जी और मैटर को एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज में भेजे, ये अपने आप कर रहा है, इसकी यही टेंडेंसी है। ये सब चमका क्या, यूनिवर्स की टेंडेंसी है, ये पैदा ही ऐसे हुआ है कि ये क्या करता है, मैटर एनर्जी को एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज में भेजता रहता है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, वो बॉल वाला एग्जांपल याद आ रहा है, बॉल ने अपनी एनर्जी इतने सारे पार्टिकल्स में क्यों बांट दी अपने आप,
क्योंकि यही यूनिवर्स की टेंडेंसी है, उसका काम ही है एनर्जी को एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेस में बांटना। बट वापस क्यों नहीं हो रहा है पता है? वापस क्यों नहीं हो रहा है? मल्टीपल सोर्सेस से एक सोर्स में एनर्जी बॉल में क्यों नहीं जा रही है और बॉल वापस हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसका रीजन ये है कि यदि ऐसा होता है तो ये यूनिवर्स के बर्थ को कंट्राडिक्ट कर देगा, यूनिवर्स का और टेंडेंसी को कंट्राडिक्ट कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बॉल वाला एग्जांपल समझने के लिए हम लोग पता किए कि भाई यूनिवर्स बना कैसे, राइट? दिस इज द स्टोरी। पहले इसको लिख लो। तीन लेक्चर है तो भैया 10 बजे से पहले थोड़ी तुम्हारा कोई लेक्चर आज सिद्धेश। तीन क्लास है, नॉर्मल है, ठीक है, 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। फाइन फाइन, सो लेट अस कम बैक टू द स्टोरी नाउ, ठीक है। तो अब तक की बात क्लियर है ना कि बेसिकली यूनिवर्स में होता क्या है, एनर्जी और मैटर एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज में अपने आप जाते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? एनर्जी और मैटर एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज में अपने आप जाते हैं। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो अब ये बताओ, ऐसा जब होगा, जब एनर्जी और मैटर एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज में जाएंगे, अरे लेट अस कम बैक टू द स्टोरी। अपना कहानी यार खत्म नहीं हुआ अभी, सुनो तो अच्छे से। स्टोरी ये है कि जब एनर्जी और मैटर एक सोर्स से मल्टीपल सोर्स में जाएंगे तो क्या होगा, अ स्टेट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर विल बी जनरेटेड, अ स्टेट ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर विल बी जनरेटेड। ये समझ में आ रहा है? अरे यूनिवर्स बना ही ऐसा है कि मतलब मैटर और एनर्जी एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेस में जाएगा, या बम फटता है तो रैंडम नहीं हो जाती है चीजें, ऑर्डर से डिसऑर्डर बन जाता है। एनर्जी और मैटर जब स्प्रेड करते रहोगे, इधर उधर चीथड़े उड़ाते रहोगे, तो मैटर और एनर्जी क्या होगा, स्प्रेड होगा ना, तो एक स्टेट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर जनरेट होगा। इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंट्रोपी। इंट्रोपी कम होने का मतलब क्या है, डिसऑर्डर कम है। इंट्रोपी ज्यादा होने का मतलब डिसऑर्डर ज्यादा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इंट्रोपी कम होने का मतलब रैंडमनेस और डिसऑर्डर कम है, और इंट्रोपी ज्यादा होने का मतलब रैंडमनेस और डिसऑर्डर ज्यादा है। अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। इंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी एवरीबॉडी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। इंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी है एवरीबॉडी? सबसे ज्यादा इंट्रोपी किसकी है? प्लाज्मा की इंट्रोपी है सबसे ज्यादा इंट्रोपी। अरे भाई चीथड़े सबसे ज्यादा किसके उड़ गए हैं? यहाँ तो सारे सिमटे हुए हैं ना सॉलिड में, समझ में आ रहा है? यहाँ रैंडमनेस मिनिमम है, यहाँ पे थोड़ा सा रैंडमनेस ज्यादा है, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। गैस में तो पूरा पार्टिकल को एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, राइट? है कि नहीं? मॉलिक्यूल्स हैव नो इंटरेक्शन। और प्लाज्मा में तो न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को भूल गया है। न्यूक्लियस, प्लाज्मा एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी साथ नहीं देते एक दूसरे का, वो भी छोड़ देते हैं एक दूसरे को, राइट? तो इससे ज्यादा क्या चीथड़े उड़ेंगे? तो सबसे ज्यादा डिसऑर्डर और किसमें है? प्लाज्मा में। ये चमक रहा है या नहीं चमक रहा? तो अब जरा समझो हो क्या रहा है, यूनिवर्स बना कैसे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, बहुत लंबी कहानी है।
ठीक है, बट इसको हमें समझनी है, सेकंड लॉ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहानी ये है कि बेसिकली यूनिवर्स बना ही ऐसे है, उसका काम ही यही है कि एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज में मैटर और एनर्जी फेंकनी है, और जब ये ऐसा करता रहेगा तो एंट्रोपी बढ़ती रहेगी यूनिवर्स की। समझ में आ रहा है? जब ये ऐसा करता रहेगा तो एंट्रोपी बढ़ती ही रहेगी, और इसका काम ही यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ाना है, मतलब यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ती ही रहती है। ठीक है, और ऐसा प्रोसेस जो कि यूनिवर्स की इंट्रोपी बढ़ाए, वो अपने आप होता है। ये चमका? वो प्रोसेस जिसके होने के बाद यूनिवर्स की इंट्रोपी बढ़ जाए, वो अपने आप होता है, और वो प्रोसेस जिसके होने के बाद यूनिवर्स में इंट्रोपी कम हो जाए, वो कभी नहीं होता है। इज दैट क्लियर या नहीं है क्लियर? वो प्रोसेस जिसके होने के बाद यूनिवर्स की इंट्रोपी बढ़ जाए, वो अपने आप होगा, और वो प्रोसेस जिसके होने के बाद यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो जाए, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब वो समझ में आया बॉल जो है वो एनर्जी ग्राउंड में क्यों स्प्रेड कर रहा था? बॉल को हमने छोड़ दिया, पटका रहा, जमीन पे टप्पे खा रहा था, राइट? इट वाज स्क्रिबलिंग, टॉस कर रहे थे बार बार, वो गिर रहा था, फिर फाइनली वो सारे सोर्सेज में एनर्जी बांट दिया, बट वापस ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया? क्योंकि ऐसा करने के बाद यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, तो ऐसा करने के बाद यूनिवर्स के अंदर एनर्जी डिस्प्रेड हो जाएगी और इंट्रोपी बढ़ जाएगी। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, मान लो गर्म चाय तुम्हारे पास रखी, वो ठंडी क्यों होती है? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? वो ठंडी क्यों होती है? क्या लगता है? ताकि तुम पी सको, ये रीजन है एवरीबॉडी? ताकि तुम पी सको, ये रीजन है? इसका रीजन ये है कि वो ठंडी इसलिए होती है क्योंकि ठंडी होने के बाद एनर्जी जो चाय के एक कप में थी, वो बहुत सारे सोर्सेस में स्प्रेड हो गई, मैटर पानी के एवापोरेट होकर बाहर चला गया, और ऐसा होने के बाद यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ गई। तो यूनिवर्स एंट्रोपी बढ़ा रहा है हर प्रोसेस के अंदर। समझ में आ रहा है? यूनिवर्स हर प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी बढ़ा रहा है। अब एक चीज और है, गर्म चीज, हीट जो है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ क्यों जाता है, कोल्ड से हॉट की तरफ क्यों नहीं जाता? अब ये समझ में आ रहा है उल्टा क्यों नहीं होता एवरीबॉडी? क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा तो मल्टीपल सोर्सेज में बांट देगा, जिससे एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? एंट्रोपी कम नहीं हो सकती, यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती। यूनिवर्स की एंट्रोपी कम नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है कोई प्रोसेस में, तो वो होगा ही नहीं, बिकॉज यूनिवर्स उसको अलाउ नहीं करेगा, उसकी टेंडेंसी नहीं है वैसी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो अब कंसेप्ट ये है कि वही चीज होगा, वही प्रोसेस होगी जिसके होने के बाद यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़े। कैंडल का लाइट पूरे रूम में चला जाता है, अंधेरे वाले रूम में, बट वापस वो सारी लाइट कैंडल में नहीं जाती। रीजन क्या है? बिकॉज एनर्जी एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज में जा सकती है, बट मल्टीपल सोर्सेज से एक सोर्सेज में नहीं जा सकती। अभी क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर कौन है? बताओ एवरीबॉडी, यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर कौन है? व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर? सी, इसका मिनिमम एंट्रोपी है, प्रथमेश योर आंसर इज करेक्ट, इट इज प्लाज्मा एक्चुअली। मैक्सिमम एंट्रोपी, इनफैक्ट देखो ज्यादातर स्टार्स जो हैं वो होते हैं यूनिवर्स में, जो ऑब्वियसली प्लाज्मा है, जिनकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो मोस्टली प्लाज्मा है ना, तो जहां पर तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन हीलियम फ्यूज होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है ना? अब क्या है, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर कौन है पता है? व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर? तुम्हें क्या लगता है? गैस। ज्यादातर जो बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं ना, जैसे जुपिटर, दे आर ऑल मेड अप ऑफ गैस। तो जिसकी इंट्रोपी जितनी ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा अबंडेंट है यूनिवर्स में। और उसके बाद मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर कौन है पता है एवरीबॉडी? नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट लिक्विड। तुम्हें लगता है अर्थ क्या सॉलिड है? अर्थ सॉलिड है एवरीबॉडी? अर्थ का सिर्फ जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, वही सॉलिड है, बाकी सब अंदर का लिक्विड ही है। तो यानी सॉलिड एक रेयर फिनोमिना है, सॉलिड चीजें ज्यादातर होती नहीं है।
और जो सॉलिड होती है ना, उनके भी टूटने का डर होता है। जैसे कोई बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है बर्तन सही से रखो, टूट जाएगा, तो टूटने का, बिखरने का डर होता है, जुटने का डर थोड़ी होता है। कोई बोलता है इसको, अरे जुट सकता है, इसको छोड़ दे, जुटने का डर नहीं होता है। हमारे दिमाग में ये चीज सेट है कि चीजें बिखरेंगी ही, टूटेंगी ही, जुड़ नहीं सकती। और ये हम बर्थ से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। मान लो तुम्हें एक फोटो दिखाया गया जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो तुम्हें क्या लगेगा, चीथड़े उड़ रहे हैं या चीथड़े सिमट रहे हैं? एवरीबॉडी, तुम्हारा दिमाग जो इमेज बनाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, उसमें तुम क्या सोचोगे, चीथड़े उड़ रहे हैं या फिर सिमट रहे हैं? तो समेटना तो तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। इज दैट क्लियर? फैलाना ही है दिमाग में, और ये तुम भी समझ रहे हो। तो ये जो यूनिवर्स की टेंडेंसी है, ये हम समझते हैं कि समेटना तो है ही नहीं, हमें चीथड़े सिर्फ उड़ाने हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, कुछ और चीजें हैं यूनिवर्स में। कोई भी एनर्जी इंटर कन्वर्जन होगा, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो इंट्रोपी बढ़ाएगा ना यूनिवर्स की। ये समझ में आ रहा है? यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस होगा तो वो इंट्रोपी बढ़ाएगा। पता है हमारा जन्म किस लिए हुआ है? ताकि हम यूनिवर्स की इंट्रोपी जल्दी से जल्दी बढ़ा दें। वी आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। अब सोचो कैसे। हम लोग जिंदा हैं, सो वी, हम क्या करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्जन। हम सांस लेते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, तो बार बार हम एनर्जी इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं। लेट्स से आई एम स्पीकिंग टू यू, सो आई एम आल्सो यूजिंग माय वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। सो वी डू इंटर कन्वर्जन, एनर्जी इंटर कन्वर्जन एवरी डे, राइट? तो जब हम ये करते रहेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती रहेगी, राइट? तो वी आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। और ऐसा है कि एक दिन सारा का सारा मैटर प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? इज दैट क्लियर? तो यूनिवर्स का यही कंसेप्ट है, यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ना ही चाहिए, और एक दिन एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है? और एंट्रोपी बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एवरी डे। So see, we are very close to second law of thermodynamics now. I hope you have understood the whole storyline, right? ये लिख लिया सबने? तो ओके, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अ प्रोसेस, ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है? ये किसका स्टेटमेंट है? ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, इज स्पॉन्टेनियस in the direction in which the entropy of universe increases. या ऐसे भी लिख सकते हो, a universe is a process is spontaneous in the direction of increasing entropy, ठीक है? ठीक है ना? a process is spontaneous in the direction of increasing entropy. Written everyone? Okay, चलो ठीक है। नाउ सी, इसको थोड़ा मैथमेटिकली इंटरप्रेट करें। डेल्टा एस टोटल, देखो डेल्टा एस क्या है? दिस इज कॉल्ड चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस को बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है? तो इफ डेल्टा एस टोटल क्या है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम डेल्टा एस टोटल यूज करेंगे किसके लिए? वो प्रोसेस यूनिवर्स की एंट्रोपी घटा रहा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस भी नहीं हो सकता क्या? अरे मतलब होता ही नहीं है ना प्रोसेस, चलो नहीं,
जो प्रोसेस यूनिवर्स की एंट्रोपी घटा रहा है वो होता ही नहीं है। यदि ऐसा हो गया तो तुम्हें लगेगा भूत है। दैट विल नीड एन एक्सटर्नल एजेंट, राइट एवरीबॉडी। वो अपने आप नहीं होगा, दैट विल नीड एन एक्सटर्नल एजेंट। जैसे मान लो तुम गर्म चीज ठंडी नहीं होती, सॉरी ठंडी चीज गर्म, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ गर्म चीज ठंडी नहीं होती, तो यदि तुम्हें से ठंडी करनी है तो फ्रिज में रखोगे ना, रेफ्रिजरेटर ऑफ करोगे, फिर से वही चालू हो जाएगा प्रोसेस। जब तक एक्सटर्नल एजेंट है तुम्हारे पास तब तक होगा, एक्सटर्नल एजेंट हटा दिया फिर से खत्म, फिर से वही चालू। जैसे मान लो ना वो बच्चे को वाले केस, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, तो उसको पढ़ाना है तो चमाट मार के पेरेंट्स को सामने रखो, जब तक चमाट पढ़ते रहेगा वो पढ़ते रहेगा, हटाओ पेरेंट्स को, फिर से वो चालू कर दिया खेलना कूदना, तो ऐसा है। Okay, written this much. लिक्विड को हम सॉलिड बना सकते हो, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, लिक्विड को सॉलिड बना सकते हो, ठंडा करना पड़ेगा तुम्हें, एक्सटर्नल एजेंट लगेगा तुम्हें। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक किसी को डाउट है? रुक जाओ, इसको मैथमेटिकली हम लोग पुट अप करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, सी यदि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है, यदि प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है एवरीबॉडी, यदि, अरे मैथमेटिकली तो खत्म करने दो इसको, सेकंड लॉ में मैथमेटिकली पुट अप करने दो। यदि, पीछे जाऊं, तुम लोग भी क्या करोगे अभी, एंट्रोपी बढ़ाओगे, इधर उधर खेलोगे कूदोगे, एनर्जी ज्यादा कन्वर्ट करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना यूनिवर्स की। रिटर्न, ओके, यदि डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन 0 है एवरीबॉडी, यदि डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन 0 है एवरीबॉडी, यदि डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप होगा, राइट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यदि एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो अपने आप हो जाएगा। दीज आर क्लॉजियस इनइक्वालिटी, क्लॉजियस इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 पे स्पॉन्टेनियस होगा, और यदि डेल्टा इज टोटल लेस देन 0 है तो वो प्रोसेस कभी होगा क्या एवरीबॉडी, वो प्रोसेस कभी होगा नहीं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल, बताओ तो। वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वो आगे पीछे जा ही नहीं सकता। वो समझ में आ रहा है पीछे क्यों नहीं जा सकता एवरीबॉडी, वो वापस क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आगे एंट्रोपी बढ़ रहा है तो पीछे घटेगा ना, और घटाना तो है ही नहीं, बढ़ाना ही है सिर्फ। ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल होगा। अच्छा मान लो डेल्टा एस टोटल 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एस टोटल 0 है, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, इक्लिब्रिया बोलते हैं उसको, और ये कभी भी नहीं होगा। यदि डेल्टा एस टोटल 0 है तो यूनिवर्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्लिब्रिया। और इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, खत्म ही नहीं होगा कभी, यूनिवर्स को मतलब ही नहीं है इसको, और इसको हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये रुका रहेगा, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। नॉन स्पॉन्टेनियस कहां से रिवर्सिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस तो होगा ही नहीं ना।
ठीक है श्रेयस, एक्सटर्नल एजेंट लगाया तो होगा, एक्सटर्नल एजेंट लगाया तो होगा, फिर से वही आ जाएगा, फिर से जैसे एक्सटर्नल एजेंट हटा दोगे तो फिर से एंट्रोपी बढ़ाते रहेगा अपना वो। अरे कंसेप्ट ये है कि सबका काम यही है, एंट्रोपी बढ़ाना। हाँ तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होते, हम ऐसा कहाँ बोले एवरीबॉडी, हमने ऐसा नहीं बोला ना कि नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होते, हम तो बोलते हैं उनको एक्सटर्नल एजेंट लगता है, राइट। और जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट हटेगा फिर से वो ऐसे ही काम करते रहेगा। जैसे वो बच्चे वाला एग्जांपल याद है ना, नहीं पढ़ता था, चमाट पड़ता था, फिर उसको जैसे ही पेरेंट्स जाते थे फिर से चालू, वैसे ही कहानी इसका भी है। राइट डाउन। क्लॉसियस इनइक्वालिटी यही है जो हमने लिखा ना, डेल्टा टोटल के टर्म्स में बताता है क्या बोलते हैं उसको, एंट्रोपी का के थ्रू स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी। एक्सटर्नल एजेंट से एंट्रोपी कुछ समय के लिए कम कर सकते हो, बट एक्सटर्नल एजेंट कितने देर तुम रखोगे? आदित्य दिस इज योर क्वेश्चन, एक्सटर्नल एजेंट से एंट्रोपी कम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट एक्सटर्नल एजेंट जब हटेगा तो फिर से एंट्रोपी बढ़ेगा, राइट। हैप्पी रिपब्लिक डे, क्या अभी क्या करना है तुम लोग, एंट्रोपी बढ़ाना है? क्या करोगे, डीजे लगा के गाने वाने बजाओगे, एंट्रोपी बढ़ाओगे? झंडा तोलन करोगे? वाह, जय हिंद। Fine. So I hope you are clear with the second law. This is the like the story behind the second law, right? I hope you've understood. अरे सर अगर एक्सटर्नल एजेंट हम लगाएंगे तो काम होगा क्या? क्या कम? हाँ कम होगा थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल होगा। जैसे देखो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इंट्रोपी बढ़ता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इंट्रोपी कम होगा, तो वो प्रोसेस अपने आप नहीं होता है, बट एक्सटर्नल एजेंट से होता तो है ना। ओवरऑल क्या है, यूनिवर्स की टेंडेंसी, कोई लंबे समय तक कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी बढ़ता ही है, क्योंकि ये नेचर की टेंडेंसी है, नेचर का जन्म ही ऐसा ही हुआ है, वो ऐसा ही है, राइट। तो क्या एक्सटर्नल एजेंट एंट्रोपी बढ़ाता है? एक्सटर्नल एजेंट एंट्रोपी नहीं बढ़ाता, एंट्रोपी अपने आप बढ़ता है सिस्टम का, ये टेंडेंसी ऐसी है कि यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी बढ़ाना ही चाहता है, दिस इज हाउ इट इज। और कोई डाउट है क्या? ये फैक्ट है, ट्रुथ है भैया, ये तो ट्रुथ है, सच है, ये सच्ची घटना पे आधारित बात है, तुम खुद देखो, एंट्रोपी तुम्हें आसपास बढ़ते हुए दिख रहा है क्या? बस मतलब ये सच्चाई है जिसको हमने जनरलाइज किया है, कई बार सच्चाई का सामना होता है ना हमें, तो आज तुम्हारा भी सच का सामना हुआ है कि एंट्रोपी बढ़ा रहे हो एक्चुअली। कई बार सच हमारे आसपास होता है बट हम महसूस नहीं कर पाते। क्या पूछ रहे हो यार, ये सच है या फिर फैक्ट है? सच है ये। फाइन, तो देखो इस पे आज जो हमने किया है उस पे होमवर्क क्या है, अभी तो हमें कुछ बना ही नहीं है। आर एक्सटेंड करें 10 मिनट या छोड़ दें? सर एंट्रोपी बाद रहा है, क्या पूछना चाह रहे थे? भारत माता की जय। ओके। किसी का डाउट था, आई कुड नॉट सी बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग इन, कैन यू प्लीज रिपीट योर डाउट, आई जस्ट वांट टू सी दोज हु डोंट हैव एनी डाउट कैन लीव। ठीक है। इंट्रोपी बढ़ रहा है तो दिखेगा कैसे? बिल्कुल देखो, इंट्रोपी बढ़ रहा है इस तरह से दिखेगा, ग्लोबल वार्मिंग तुम्हें पता ही है, आइस कैप मेल्टिंग हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें, यू कैन सी दैट, यू कैन सी थ्रू।
अब देखो ये स्लो प्रोसेस है, मतलब हमारी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है ना, हम लोग मतलब कितना है आजकल जो इंसान का लाइफ कितना होता है, बहुत ज्यादा थोड़ी होता है। हम यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं जो कि बिलियन ऑफ ईयर्स से बना है, तो उसके पर्सपेक्टिव में टाइम फ्रेम में एंट्रोपी बढ़ता ही है। हम बहुत छोटे समय के लिए अर्थ पे हैं, हम छोटे समय पे आएंगे, एंट्रोपी बढ़ाएंगे और बस टपक जाएंगे, यही हमारा काम है, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं एंट्रोपी बढ़ाने में बस। आप हमें आजादी दो तो हम होमवर्क कंप्लीट करके देंगे। अरे अभी होमवर्क इसके ऊपर नहीं बन पाएगा बिकॉज वी हैव नॉट सीन थ्रू द क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज एंट्रोपी। फाइन, so goodbye, happy Republic Day, enjoy your day, increase entropy, good day, goodbye.